मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। मिसलेनियस के एग्जाम्पल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो जल्दी इससे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का। कह रहे हैं कि f एक फंक्शन है, उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है और को डोमेन है वो ये है। इन्होंने बहुत कोशिश की है कि बच्चों को ये दिखाना है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बट आप कंफ्यूज ना देखो क्या दिया गया। कह रहे हैं कि इस फंक्शन में डोमेन रियल नंबर है, मतलब हम x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा वो -1 और +1 के बीच में होगा, लेकिन -1 और +1 नहीं होगा। तो इसे ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, और x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, -1 छोटी है, इसको डोमेन हो गए, इसके को डोमेन हो गए, और फंक्शन ये रहा। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही कभी फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन देखे ना, उसका ब्रेक डाउन कर दो। अब ये फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा आप लोगों को, सिंपल देखो कैसे करेंगे। इसका जल्दी से ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन करना 11th क्लास बहुत अच्छे से सीखा था, फिर से एक बार सिखाने की कोशिश करेंगे। x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर है, मैंने कहा 0 से कम। नेगेटिव पे मॉडुलस फंक्शन अलग आंसर देता है, प्लस पे अलग देता है, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। 0 से कम और 0 से ज़्यादा है 0 के बराबर। तो एक बात सुनना, 0 से कम मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर प्लस कैसे होगा, जब उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, x/1 - x। मॉडुलस को हटाओ और उसकी जगह माइनस कर दो। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। अच्छा, अब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, इसको ऐसे ही लिख दो, मॉडुलस हटाओ और ऐसे ही लिख दो। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि सर यहाँ क्यों नहीं माइनस लगाया। अरे भाई साहब, यहाँ तो माइनस x जो वो नेगेटिव है ही, 0 से कम तो ऑटोमेटिक नेगेटिव है, अगर माइनस लगा दोगे तो वो प्लस हो जाएगा। फिर सर आपने यहाँ क्यों माइनस लगाया, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपने यहाँ x की जगह कोई भी नेगेटिव रखा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। बस इस तरीके से हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब चेक करेंगे 1 1 और ऑड 2। अब फॉर 1 1, अब देखो फंक्शन दो हैं, तो यहाँ पे एक केस बनेंगे। कंडीशन बता दो कि व्हेन x की वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग R, कौन सा वाला, डोमेन वाला। बट ये हमने पहले ही बता दिया है कि x की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो 0 से कम है तो फंक्शन यही लेंगे ना सर। तो बस सिंपल बात है, रखो x1, तो x1/1 - x1 और x2/1 - x2। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ x1 माइनस इसके साथ x1 इंटू x2, ऐसी 1 का इसके साथ x2 और माइनस x1 इंटू x2। ये कैंसिल हो गए, क्या निकल गया, x1 बराबर, तो अभी तक तो 1 1 है। चलिए अब आ जाओ फॉर 1 1 व्हेन x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फिर से करो, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स R को डोमेन, ओ नो डोमेन ही तो होता है, को डोमेन तो ऑन टू डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx। अब एक बात सुनो, जब कह रहे हैं 0 से बड़ा है तो फंक्शन तो ये वाला लेंगे, तो बस यहाँ पुट कर दो। तो x1/1 + x1 और x2/1 + x। इस फंक्शन में x की जगह x1 और बाद में x2 पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x1 + x1 इंटू x2 और x2 + x1 इंटू x2 कैंसिल हो गया, और x1 बराबर क्या निकल गया, x2। सो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन जो हमारा है वो हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत हो। ऐसे ही ऑन टू में भी हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं। अच्छा, इस फंक्शन को क्या मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, ये देखो जरा, x/1 - x, x की वैल्यू, और x/1 + x, ऐसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ ना भैया, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करते थे, फॉर ऑन टू। अब एक बात सुनो, ऑन टू किस में लेते थे भाई साहब, कोडोमेन में, और कोडोमेन भी देखो नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ेगा जो आपने वाई लेट किया कैसे किया। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट
y बिलोंग्स टू कोडोमेन। तो हम ले रहे हैं पॉजिटिव के लिए एक बार, तो हम क्या लेंगे 0 से 1। अब आप समझना 0 पे तो मैंने लगाया क्लोज ब्रैकेट, 1 पे क्या लगाया ओपन ब्रैकेट। क्यों? 0 तो इसके बीच में है लेकिन +1 नहीं है। इससे ये पता लग रहा है कि आपने जो y लिया है ना वो पॉजिटिव है। तो सच दैट fx इक्वल्स टू y। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये भाई साहब, दो हमारे पास fx हैं, फंक्शन ये भी है फंक्शन ये भी, कौन सा लें? तो अब यहीं पे आके बच्चे कंफ्यूज होते। तो इसमें खैर ये तो सिंपल है, क्या जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो देखो y भी पॉजिटिव आ रहा है। आप रख के देखो, आप x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रख के देखो, ये आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमने यहाँ पे y क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। तो हम fx की जगह ये फंक्शन लेंगे हम, ना कि हम इसको लेंगे, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे ना कि सर इसको लें या फिर इसको लें। तो जब y पॉजिटिव कब आएगा? जब x पॉजिटिव होगा। आप रख के देख लो, कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी, सपोज मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 3/1 + 3 3/4 पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे fx क्या लेंगे हम लोग? x। ये कम से कम आपको 5 मार्क्स देगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई करो, फिर ये इस तरफ आ जाएगा, x कॉमन। अब देखो x की वैल्यू निकल के आई, y/1 - y आई। अब एक बात सुनो, y की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो 0 और 1 के बीच में? भाई साहब 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। आप रख के देख लो, आप y की वैल्यू इसके बीच कुछ भी वैल्यू पुट करो। सपोज मैंने किया 1/2 पुट, तो 1/2/1 - 1/2 1 आ गया। तो 1 आ तो रहा है इसके बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 to 1 x ऑल्सो बिलोंग्स टू हाँ सही कह रहे हो कि हमने y की कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो x है ना, x की वैल्यू हमेशा इसके बराबर आ रही है, 0 या 0 से बड़ी आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू है ये y/1 - y, ये x की जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो वैल्यू है उठा के यहाँ पुट कर देंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे? y/1 - y/1 + 1 समझो, फिर से समझो। फंक्शन था हमारे पास fx = y, x/1 + x था, x की वैल्यू निकल के क्या आई? y/1 - y। तो यहाँ पुट कर दिया, और y अगर आ जाए तो मामला ठीक है, तो y तो आएगा ही। एलसीएम क्या लिया? 1 - y और 1 - y, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ऊपर y है, हाँ सॉरी y है ऊपर, तो फिर ये क्या आ जाएगा? y। अब देखो 1 - y से 1 - y कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, क्या y बचा? अब y ही लाना होता है हमको। तो अभी तक हमारा ये क्या है? ऑन टू है। अब केस दूसरा ले लो, y बिलोंग्स टू, अब देखो y किस किस के बीच में बिलोंग करेगा? -1 से 0। छोटा नंबर हमेशा इस तरफ लिखते हैं। तो जब हमने y नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे फंक्शन भी क्या होगा डियर? नेगेटिव होगा। तो fx = x/1 - x, फंक्शन यही तो लेंगे, और ये किसके बराबर होता है? y के बराबर। यहाँ से x निकालो, तो y - का yx, x + का yx = y, x की वैल्यू निकालो 1 + y = y, और x = y/1 + y। अब ये जो x की वैल्यू वो यहाँ पुट करनी है आपको बस, तो करो भैया y/1 + y, एलसीएम कितना है? 1 + y, तो 1 + y माइनस का ये इससे कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, y निकल के आ गया। यस और नो, तो ऑन टू भी है। और हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब मतलब मिसलेनियस इतनी बड़ी एक्सरसाइज है ना कि जितना आपने एनसीईआरटी या कुछ भी अदर्स बुक पढ़ी हैं, मिसलेनियस के कंसेप्ट अगर आ गए मौज आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो जाएगी। ओके बात है, देख लो भाई। चलो आगे देखो, ये तो खैर बच्चों वाला क्वेश्चन है। इंजेक्टिव बोले तो 1 इंजेक्टिव बोले तो एक फंक्शन है, फंक्शन का डोमेन रियल है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो भैया 1 के लिए क्या होता था? फॉर 1 लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स रियल नंबर, कौन सा वाला? डोमेन वाला, सच दैट fx1 = fx2। तो fx1 क्या होगा? x1 का क्यूब
और जब कभी भी पावर, जान लो यार, जब कभी भी पावर हमारी ऑड होती हैं तो प्लस माइनस नहीं आता है, जब इवन पावर होती है प्लस माइनस आता है। मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो आप अगर ये स्क्वायर से स्क्वायर काटते हो तो टीचर तुम्हारे नंबर भी काट देगा। जब पावर इवन होती तो नहीं। क्यों ऐसा क्यों है सर? क्योंकि यार -1 का स्क्वायर भी 1 और +1 का स्क्वायर भी 1, -1 की पावर 3 आंसर क्या आएगा -1, 1 की पावर 3 आंसर क्या आएगा 1। ये डिफरेंट आंसर देते हैं, और जिनकी पावर इवन होती है वो एक ही आंसर देते हैं ना, इसलिए ऐसा है। तो पावर अगर 3 है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x1 बराबर x2 विच इज इवन कह रहा हूँ, विच इज 1 1। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था खास, कुछ बताओ क्या था इसमें। अब ये जरूरी नहीं ना मिसलेनियस है तो हार्ड ही होंगे, वो तुम्हारा बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ाने को एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं जिससे बच्चों को लगे हमें थोड़ा बहुत तो आता है यार। तो इनकी स्ट्रेटजी है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हें कुछ भी समझ आ जाए तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ समझ तो नहीं आया? बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा, वो समझ ही नहीं आता एक्चुअली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कह रहे हैं गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक एक्स है नॉन एम्प्टी होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट नहीं पता, लेकिन एक तो है कम से कम। कह रहे कंसीडर, फिर एक सेट है पी एक्स क्या है, पी एक्स के अंदर क्या आते हैं ऑल द सबसेट ऑफ एक्स। मैं पहले इसको आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, 11वीं क्लास के मान लो ये क्वेश्चन। कह रहे हैं एक सेट है एक्स, मैंने कहा इसके अंदर ये 2 एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। फिर पी एक्स क्या होगा, पी एक्स है पावर सेट समझ गए 11वीं क्लास में, जिसमें सारे सबसेट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं सारे सबसेट क्या होंगे, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, और 1 और 2 और 1,2, इतना ही तो बनेंगे पी एक्स के अंदर, इतने ही तो भैया सेट बनेंगे। तो यहाँ तक की बात खत्म, पहली लाइन खत्म। कह रहे एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, पी एक्स में क्या उसके सारे सबसेट लिख दो आप। अब आगे बढ़ो, फिर एक इन्होंने रिलेशन बताया पी एक्स के लिए एक रिलेशन बताया है, मतलब पी एक्स के जो एलिमेंट्स है ना इनका एक रिलेशन बताया। वो क्या है, कह रहे हैं फॉर सबसेट ए एंड बी, कोई भी मान लो ये ए है ये बी है, या इसको कोई भी जो पी एक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको ए और बी लेट करो। कैसे, ए का रिलेशन बी से तब है जब ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए कोई एक सेट है और बी कोई सेट, वो आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए सबसेट। अब मैं आपको समझाने के लिए मैंने कहा ए ले लो 1 और बी ले लो 1 2, सही बात है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यस और नो, पक्की बात है ना। क्या ये इसका सबसेट नहीं है? बिल्कुल है। अब क्या ना चेक करो ये 1 1 है या नहीं है। तो एक बात सुनो, 1 1 के लिए क्या होगा, हमको दिया गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो एक बात है 1 1 के लिए ए इज अ सबसेट ऑफ ए, कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होगा ना, तो ये भाई साहब रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक देखो क्या करें, सिमेट्रिक कह रहे हैं कि आपको ये लेट करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब चेक करो क्या B A का सबसेट है? नहीं है, A के सारे एलिमेंट B में हैं लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो A के सारे एलिमेंट B में हैं, B के सारे एलिमेंट C में, तो A के सारे एलिमेंट C में होंगे भैया, तो ये ट्रांजिटिव है। समझ गए? इतनी बकवासगिरी लिखी थी, कंसेप्ट समझ गए? पहले लिखने का तो मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत से बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते है क्या ये ए और बी जो दिए गए ना, ए और बी, ये पी एक्स से किसी को भी ए और बी लेट कर सकते हो आप, इसको ए लेट कर लो, इसको भी, लेकिन लेट ऐसे करने हैं कि जो उसका सबसेट हो। अब ऐसा मत कर देना कि आप ए इसको लेट कर लो बी इसको लेट कर लो, बात नहीं बनेगी। ये इसका सबसेट कहाँ है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्या चमका, पक्की बात है सर। तो अब इसको लिखने का तरीका बता दूंगा मैं आपको, इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते थे, ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हो आप, नो डाउट। तो चलो अच्छा, हम बात करते हैं फॉर 1 1, ठीक है, हम बात करते हैं फॉर 1 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, ज़्यादा नहीं इसमें लिखना है, जो इनका रिलेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, रिलेशन ए आर बी इफ़ एंड ओनली इफ, ये साइन होता है इफ़ एंड ओनली इफ का, इफ़ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये दिया गया है। लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, हमने
ए है वो पी एक्स में क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हमको पता है भाई साहब कि अगर ए कॉमा ए कर जाए इसके अंदर तो क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यही पढ़ता है बचपन से। तो जब ए कॉमा बी है तो रिलेशन ये है, और जब क्या हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूँ यार, रिफ्लेक्सिव, सॉरी फॉर रिफ्लेक्सिव है। तो जब ए कॉमा ए है तभी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना क्यों बोला था मैं, चलो हो जाता है। अब चिड़ हो रही ना बच्चों की, हो रही है, हम ऐसे ही हैं, तो इसके ये एक अंदर से घुटन है। तो सुनो यार, तो फिर ये क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए विच इज ट्रू, ये तो सही है ना, विच इज ट्रू, तो हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, फिर हम चेक करेंगे क्या बी कॉमा ए है इसके अंदर, अगर है तो ठीक है। अब एक बात सुनो, ये सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि मैंने पहले आपको समझा। अब आप ऐसे केस में करें क्या, एक एग्जांपल लेके आप इनको दिखा देंगे। लेट ए के अंदर एलिमेंट ये हैं और बी के अंदर एलिमेंट ये हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव, जब कोई चीज़ नहीं होती तो उसके एक एग्जांपल के थ्रू समझाते। फॉर ट्रांजिटिव, इसमें दो केस लेट करते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू पी एक्स। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। जब ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या जमगा, क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छे क्वेश्चन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छोड़ दो इधर आ जाओ। देखो कह रहे हैं कि कितने ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट टू इटसेल्फ। वैसे तो यार बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर कुछ नहीं है। जितने, अब एक मान लो ये सेट ए है, ए सेट का ए सेट के साथ ही नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताना, सीधे से आंसर लिख दो n फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर, एक नंबर में आता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा ना, क्या पता कि ए फंक्शन में एलिमेंट 4 दे दे, दूसरे में 3 दे दे। अगर डिफरेंट है तो ये चीज़ नहीं चलेगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लो, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पी की वैल्यू जब बराबर है और पी की वैल्यू जब क्यू बराबर है। एक बात सुनो, जब क्यू बराबर है मतलब क्या होगा, पी तो है सेट ए के एलिमेंट्स, क्यू है सेट बी के एलिमेंट। एक बात सुनो, अगर क्यू के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0, तो इधर का तो खाली नहीं होगा। और जब बराबर हैं या तो इसका होता है r इज इक्वल्स टू 1 से q माइनस 1 की पावर q माइनस r q c r की पावर p। अब ये फॉर्मूला है किसका, ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का, ये निकाल। अब समझो और इसको देख के घबराओ मत, हमने भी रट्टा ही मारा है, ठीक है, घबराओ मत, बट याद कर लो क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर। अब देखो समझाना मैं क्या चाहता हूँ। सपोज इस P के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसके अंदर ए बी, ठीक है। तो P की जगह आप क्या पुट करोगे यहाँ पे 4 और Q की जगह 2, तो हटाओ, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ। Q की जगह 2, R तो 1 से स्टार्ट ही होगा, माइनस 1, Q की जगह क्या पुट करना है 2, R की जगह क्या पुट करना अभी 1, ठीक। अच्छा Q की जगह 2, R की जगह 1। अच्छा R कितना भाई साहब 1 और P कितना है 4, ठीक है। एक बार आपने चलो अभी यहाँ पे R ही लिखा है तो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या। R यहाँ पे हो गया Q C R और ये R, ठीक है भैया। अब इसका मीनिंग क्या होगा, R की वैल्यू 1 से लेके 2 तक जाएगी। तो एक बार जहाँ जहाँ R है वहाँ 1 पुट करो, प्लस का साइन लगाओ, फिर जहाँ R है वहाँ पे 2 पुट करो। तो -1 2 -1 हर जगह R की जगह 1 पुट कर दो, 2C1 R की जगह प्लस, अब R की जगह 2 पुट करो, तो -1 की पावर 2 -2 2C2 R की जगह 2 की पावर। अब इसको सॉल्व कर लेना, -1 की पावर 1 तो -1, 2C1 क्या होता है 2 होता है,
ठीक है, बायनोमियल थ्योरम से 1 की पावर 4 1 प्लस माइनस 1 की पावर 0, तो ये तो 1 हो गया, 2c2 1 हो गया, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है। तो ये हो गया भाई साहब हमारे पास -2 + 16, आंसर कितना आ गया 14 ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो ना, ये सिंपल था, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि हमेशा एलिमेंट बराबर नहीं मिलेंगे आपको, तो फॉर्मूला याद मारो इसे, हटाओ इसे। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5, कह रहे हैं कि एक फंक्शन है f और g जिनका डोमेन और कोडोमेन ये पहले से ही दिया गया, दोनों का सेम है और फंक्शन अलग अलग है। कह रहे हैं चेक करो ये बराबर है या नहीं है। तो देखो कुछ नहीं है, अगर आपको चेक करना, अगर आपने फंक्शन में जब दोनों फंक्शन का डोमेन इक्वल है और कोडोमेन भी इक्वल है, तो एक काम करो, इस फंक्शन में भी x की जगह -1 पुट कर सकते हैं और इस फंक्शन में भी x की जगह -1 पुट कर, अगर पुट करने से दोनों के आंसर सेम आते हैं तो आप कहते हैं ना फंक्शन हमारा क्या इक्वल है। तो बहुत सिंपल है, इसको ब्रेक डाउन करके भी ऐसे अलग अलग लिख लो। कह रहे फंक्शन है जिसका डोमेन कोडोमेन a to b है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है f(x = x² - x), और जो g फंक्शन है उसका भी डोमेन a है, कोडोमेन b है, और वो कैसे डिफाइंड है 2 मॉड्यूलस x - 1/2 - 1। कह रहे चेक करो, एक बात करो, फंक्शन में a की जगह क्या पुट, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, जो फंक्शन a में है, तो रखो x की जगह एक बार क्या पुट करो -1, तो रखो भाई यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे भी एक बार रखो, क्यों, दोनों के डोमेन तो एक ही है ना, तो रखो g की जगह -1, तो रखो भैया 2 -1 -1/2 माइनस का 1, तो ठीक है सर, ये 2 माइनस का 3/2 माइनस का 1, और मॉडुलस जब भी हटेगा प्लस आएगा, तो 2 × 3/2 - 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया। ऐसे ही आपको ये वैल्यू भी पुट करके दिखानी है। 0 पुट करो यहाँ पे, तो 0 पुट करें तो इसका आंसर 0 आएगा। एक बार यहाँ 0 पुट करो, x की जगह 0, तो अंदर बचा -1/2 और ये क्या हो -1, तो मॉडुलस हटा प्लस आया, तो क्या है 0 आया। तो आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि आपने जो x की जगह -1 पुट किया फंक्शन में और g की जगह -1 पुट किया, दोनों बार बराबर आ रहा है। ऐसे ही आप इस पे दिखाएंगे 0 पुट किया फंक्शन में भी, 0 पुट किया इसमें भी, तो आंसर हमारा क्या बराबर आ रहा है। ऐसे ही यार आप लोग f1 का दिखा देना क्या आंसर आ रहा है, ऐसे ही आप लोग f2 का दिखा देना, दोनों में रख के क्या आंसर आ रहा है। ये सारे आंसर बराबर अगर आ जाएं तो आप कह देना ये फंक्शन हमारे आपस में क्या है इक्वल है। अगर बराबर नहीं आते हैं, अगर मान लो 3 बराबर आते हैं 1 बराबर नहीं आता, तो भी फंक्शन हमारा इक्वल नहीं है, तो चारों ही आंसर आपके बराबर आएंगे। रख लो यार, क्योंकि ये रखने वाली बातें सिंपल सी, कंसेप्ट समझो। अगर फंक्शन बोला गया बराबर है ना, तो उस फंक्शन में जो वैल्यू पुट करते हैं तो बराबर आंसर आएंगे। क्लियर है, मतलब क्या होगा, फंक्शन में आपने -1 पुट किया तो किससे करेक्ट हो रहा है 2 से, ऐसी जी में आपने -1 पुट किया किससे करेक्ट, तो ये बराबर है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 कह रहे हैं कि एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। कह रहे हैं इन 3 एलिमेंट्स को लेके द नंबर ऑफ रिलेशन, पहले तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे। अच्छा बताओ, रिलेशन के लिए 2 सेट होने चाहिए, सेट ए सेट बी, लेकिन बी की बात नहीं है, तो यहाँ पे सेट ए को ही सेट बी मान लिया जाएगा, मतलब दूसरा सेट जो बी है ना वो भी ए ही है। तो कह रहे हैं इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन जाएंगे। तो हमने पढ़ा था 2 की पावर पी क्यू, और पी क्या था, सेट ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और क्यू था सेट बी के, तो मतलब 2 की पावर 9, इतने 512 नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे, 512। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे रिलेशन जिनमें 1,2 और 1,3 होना जरूरी है, ऐसे रिलेशन आप बनाइए कि जिन्हें 1,2 और 1,3 जरूर हो, और दूसरी कंडीशन कि भाई साहब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। तो ऐसे रिलेशन कितने बन जाएंगे, ऑप्शन में दिए गए 1 या 2 या 3 या 4, तो देखो कितने बन जाएंगे। अब ये तो मैंने पहले से लिख दिया कि इसका यूज़ होगा, टाइम बचाने के लिए पहले से लिख दिया, बताएंगे क्या यूज़ होगा। तो रिलेशन की बात कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो आंख बंद करके भाई साहब 1,1 और 2,2 और 3,3 तो लिख दो, ये तो लिखने ही लिखने हैं। और कह रहे हैं भाई साहब ये तो होने ही चाहिए, तो इनको भी भाई साहब लिख दो। चलिए
अब कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव बना दिया और कह रहे हैं ये होना चाहिए तो इनको लिख दिया। फिर कह रहे हैं कि सिमेट्रिक हो, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जस्ट उल्टा हो। तो एक बात सुने, 1,2 है तो पक्की बात है 2,1 लिखना पड़ेगा और 3,1 लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, ये तो है ही। अब कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव ना हो, क्या ना हो, ट्रांजिटिव। तो इतना तो काम हमें करना ही है, इसमें तो कोई आप मतलब कर ही नहीं सकते, ये तो हमको भाई करना ही करना है। अब ये चेक कर लें कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और अभी सिमेट्रिक भी। अब चेक करो ट्रांजिटिव है या नहीं, पहले यहीं पे स्टॉप हो जाओ, पहले यहीं पे स्टॉप हो जाओ। अब चेक करेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव क्यों नहीं, बता दो उनको कि भैया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं। तो ट्रांजिटिव का तो देखो 2,1 मैं समझा रहा हूँ, 2,1 और 1,3 एंड हो रहा है 1 पे, स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 2,3 होना चाहिए था। ट्रांजिटिव के लिए 2,3 होना चाहिए था, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अभी तक जितनी कंडीशन थी वो तो हमारी सेटिस्फाई है, बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसे कितने बनेंगे ऐसी तो अब उसको देखो अच्छे से बढ़िया तरीके। अब देखिए ऐसा 1,1 खत्म हो गया, 2,2 खत्म हो गया, उसका यूज़ हो चुका है, और 3,3 1,2 का यूज़ हो गया और 1,3 का यूज़ हो गया, 2,1 का यूज़ हो गया, 3,1 का यूज़ हो गया। क्यों ऐसा कर क्यों रहा? क्योंकि जो भी रिलेशन बनते हैं वो उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं ना। अब ये एक ऐसा रिलेशन बन गया कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और इन एलिमेंट्स को भी लिया है और ट्रांजिटिव नहीं। जो चाहिए था वो है, लेकिन ऐसे कितने बन जाएंगे? एक तो हमने रिलेशन ये बना दिया, अब दूसरा देखते बनेगा या नहीं। तो अब एक बात सुनो, 2,3 और 3,2 हमारे पास बचे जिनको हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब उसको देखना पड़ेगा कि अगर आपने एक तो ये बन गया, अगर मैं आपको समझाऊं कि आपने 2,3 ऐड किया है तो समझना बात को ज़्यादा, तो आपको 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमको सिमेट्रिक भी चाहिए, तो हमने 3,2 भी यूज़ कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने इनको यूज़ किया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो कैसे ख़त्म किस पे हो रहा है, 2,1, स्टार्ट किस पे हो रहा है, 1,3, तो 2,3 होना चाहिए था, 2,3 है तो अभी ट्रांजिटिव हो गया ये। तो अब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो अब एक बच्चा सोच रहा हो कि सर 2,3 हटा दो, इसको मत यूज़ करो, इसको यूज़ कर दो। अगर 3,2 यूज़ किया है तो सिमेट्रिक भी तो दिखाना है, तो सिमेट्रिक के लिए 2,3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये दो एलिमेंट्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो केवल एक ही ऐसा रिलेशन बनेगा जो कि 1,2 1,3 को लेकर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव ना हो, तो केवल एक बनेगा। मुझे लगता है समझ गए होंगे यार, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक, हटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा एग्जाम्पल मैं भी किया था। एक सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और क्या ना कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएंगे जब उनके अंदर 1,2 होगा। तो यार वैली ट्रायंगल से पता लगता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते हैं। कई बार बताते हो, प्रूफ तक बताया है। कितने एलिमेंट्स है, 3, तो कैसे पता लगता है? 1 तो अपनी तरफ से लिख दो, दूसरे में 1 लिखो, इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 2, फिर 2 एंड का यहाँ लिख दो, इन दोनों ऐड करो, कितना हुआ 3, इन दोनों ऐड करो 5। तो नंबर कितने, 3 है, 1 2 3, तो 3 के सबसे एंड में कितना रहा 5। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते हैं 5। इस ट्रायंगल का नाम है वैलीज ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की शेप में आता है। ये पता लगाने के लिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि टोटल तो 5 बनेंगे, बट कह रहे हैं आप ऐसे बताओ कि जिसमें 1,2 होना चाहिए। तो जल्दी से पहले यार मैंने लिखा नहीं, लिख लेता हूँ, एक क्रॉस ये तो लिख ही लो, उससे पता लगता रहता है कौन सा रह गया कौन सा नहीं रह गया। 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2। देखो मैंने क्यों लिखा है ये, इससे ये पता लगता रहता है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ऐड करें, कौन सा हटाएं, वो सब देखो। अब चलिए, अब आ जाओ आंसर पे, इतना तो साइड में लिख लेना। कह रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है जिसमें 1,2 होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आँख बंद करके 1,1 2,2 और 3,3 लिख दो। अच्छा जी, कह रहे हैं 1,2 भी चाहिए, 1,2 लिखना ही पड़ेगा। और अगर 1,2 ऐड किया तो भाई साहब आपको 2,1 भी ऐड करना पड़ेगा डियर। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको सिमेट्रिक दिखाना है। अब यहीं पे स्टॉप हो जाओ। अब ये देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव चेक कर लो, खत्म 2 पे हो रहा है, स्टार्ट 2 पे हो रहा है, 1,1 है, ठीक है सर,
खत्म 1 पे हो रहा है, 1 पर 1,2, हाँ जी 1,2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। अब दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी तो बहुत एलिमेंट बचे हमारे पास। तो 1,1, 2,2, 3,3 और ये तो होने ही चाहिए 1,2, 2,1 होने चाहिए। अब हमारे पास बचा क्या, ये हट गया और 1,2 हट गया, 2,2 हट गया, 3,3 हट गया और 2, अब एक तो 1,3 बचा, ये इतने बच्चे हमारे पास। चलो ऐड करते हैं। अगर आपने 1,3 ऐड किया है तो पक्की बात है भाई साहब 3,1 ऐड करना पड़ेगा। अब स्टॉप हो जाओ यहीं पे और देखो भाई साहब क्या है। अब चेक करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करना पड़ता है। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए 1, 1, 1,2, 2, 2, 1,1, 1, 1, 2,3। यस, देखो 1 पे एंड हो रहा है, 1 पे स्टार्ट हो रहा है, क्या 2,3 है? 2,3 यहाँ पे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बट हमको इक्विवेलेंस दिखाना है तो 2,3 ऐड करना पड़ेगा। और अगर 2,3 ऐड किया है तो आंख बंद करके 3,2 तो ऐड करना ही पड़ेगा। मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर थे सारे ऐड हो गए हैं, तो ये पूरा यूनिवर्सल रिलेशन आ गया है। तो अब इसके अलावा कोई भी तीसरा नहीं बन पाएगा। तो केवल 2 ही ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे 1,2 को लेके एलिमेंट 1, 2, 3 को। भाई साहब मिसलेनियस एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, कोशिश पूरी की है। ये चैप्टर जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, कोशिश की है सिंपल वे में समझाने की।